पता नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने आना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे सर। और ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँच गए। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और अब आपको बताएंगे एवलांच की आंखों देखी कहानी। उत्तराखंड के चमोली में आज 3 रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। बर्फ में दबे सभी 54 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन उनकी तलाश में सेना, एनडीआरएफ के साथ डॉग स्क्वाड के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 10,500 फीट की ऊंचाई पर माणा गांव स्थित है। 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद सेना और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव कार्य में जुट गए। 58 घंटे तक चमोली के माणा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 46 लोगों को जिंदा बचा लिया गया और इस दौरान 8 लोगों के शव भी बरामद हुए। इस शो में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तस्वीर दिखाएंगे और उन लोगों की आप बीती सुनाएंगे जो घंटों तक बर्फ के नीचे दबे रहे और मौत से लड़कर सकुशल बाहर आए। चमोली की माणा में 58 घंटे की जंग। जो बर्फ में दबे थे वो निकाल लिए गए। अट्ठावन घंटे में रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, कितनी मशीनें तलाश में जुटी रहीं, कितने लोग मौके पर संघर्ष कर रहे थे, इसकी एक एक डिटेल बताने से पहले आप माणा गांव की स्थिति को समझिए। देश में कहीं भी हादसे होते हैं, सभी घटनाओं पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर होती है। माणा पर भी है, लेकिन इस गांव को लेकर पीएम मोदी क्यों चिंतित हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तिब्बत सीमा से सबसे करीब स्थित है उत्तराखंड का गांव माणा। इसी गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती नदी का मिलन होता है। माणा गांव में तिब्बत की सीमा सिर्फ 26 किलोमीटर है। 2022 में पीएम मोदी ने इस गांव का दौरा किया था। पीएम मोदी के दौरे से पहले माणा को अंतिम भारतीय गांव कहा जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसको देश का पहला गांव बताया। हिंदुस्तान का पहला गांव एवलांच की चपेट में है, लेकिन संयोग ठीक है कि जनहानि कम हुई, क्योंकि जब यहां बर्फ पड़ती है यानी ठंड के महीनों में लोग माणा गांव छोड़कर नीचे चले जाते हैं और गर्मी के दिनों में लौट आते हैं। जब ग्रामीण पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं तो इस इलाके में सीमा की रखवाली आईटीबीपी के जवान और निर्माण कार्य बीआरओ की टीम के साथ मजदूर करते हैं। हादसे से पहले माणा गांव के पास नेशनल हाईवे 7 पर निर्माण कार्य चल रहा था। बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से रात में जवान और मजदूर कंटेनर में थे। 27 फरवरी की देर रात माणा गांव में तेज बर्फबारी हो रही थी। बर्फ इतनी गिरी कि कई फीट मोटी परत जम गई। कंटेनर में रात बिता रहे श्रमिकों को अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे एवलांच आया और एक झटके में कंटेनर में मौजूद 55 लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। मौत के मुंह से निकले श्रमिकों से सुनिए वो वक्त कितना भयावह था। पता ही नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने आना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे
सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप का भी आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। एवलांच के अटैक से कुछ कंटेनर बर्फ में दब गए तो कुछ बिखर गए। एवलांच के झटके से कंटेनर में मौजूद श्रमिक बेहोश हो गए। तो मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। चमोली में आए एवलांच की आंखों देखी कहानी हम आपको बता रहे हैं और मनोज भंडारी जैसे कुछ श्रमिक भागकर सेना के कैंप पहुंचे और हादसे की जानकारी दी। इसके बाद सेना और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे। पहली सूचना के मुताबिक 55 लोग कंटेनर में होने की बात सामने आई। फिर पता चला कि एक श्रमिक छुट्टी पर है। जांच के बाद कंटेनर में 54 लोगों की संख्या होने की पुष्टि हुई, जिनमें से कुछ ने खुद को बचा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक फंस गए। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो टोटल नंबर 54 है। 28 फरवरी को जब 54 लोगों के फंसे होने की सूचना आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। आने जाने में मुश्किल हो रही थी। बद्रीनाथ मार्ग पर पांडुकेश्वर से आगे भारी बर्फ थी, इसलिए रास्ता बंद हो गया था। जोशीमठ से सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मौके पर पहुंचे जवानों ने रेस्क्यू तेज किया। और 28 फरवरी को कुल 33 सुरक्षित मिले, जिनमें से 11 को बर्फ के नीचे से निकाला गया और 22 लोग किसी तरह खुद की जान बचाकर निकले। लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से बिहार के रहने वाले मुन्ना प्रसाद भी हैं। सब मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। जिस वक्त यह हादसा हुआ 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जमी थी। घायल श्रमिक रेंगते हुए बीआरओ कैंप पहुंचे। वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल बीआरओ कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। श्रमिकों की सूचना पर शुक्रवार शाम तक बर्फ में दबे लोगों की तलाश होती रही, लेकिन रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शनिवार यानी 1 मार्च को जब मौसम अच्छा हुआ तो राहत बचाव कार्य फिर शुरू किया गया। 1 मार्च को 17 श्रमिकों को निकाला गया और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले विजयपाल भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ में निकले थे। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को ऋषिकेश भेजा गया है तो कुछ घायलों का पास के ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी के अभिषेक पवार भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। चेहरे पर चोट के निशान देख सकते हैं। हमारे कंटेनर रोलिंग करके मेन रोड से दूसरे रोड में चले गए थे। 2.5-3 मीटर बर्फ तो होगी। हमारा कंटेनर रोलिंग हुआ तो हमारा कंटेनर फट गया, तो हम लोग बाहर छिटक गए बर्फ से। तो हम वहाँ से उठे, फिर आर्मी गेस्ट हाउस गए, फिर वहाँ रुके, फिर हमें आर्मी ने यहाँ रेस्क्यू किया।
1 मार्च को देर शाम तक 54 में से 50 श्रमिकों को निकाला गया, लेकिन उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 4 की तलाश जारी रही। लेकिन आगे चुनौती बड़ी थी, क्योंकि सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी सतह को खंगाल लिया था। कहीं पर कोई नहीं दिखा, इसलिए अत्याधुनिक मशीनों को मंगाया गया। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे की मदद से तलाश शुरू की गई। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के अंदर 4 से 5 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू में जीपीआर सेना के लिए काफी मददगार होता है। आगे। आज भी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू टीम ने बर्फ के अंदर से कई शव निकाले। 28 फरवरी से लेकर अब तक एक और जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कभी अधिकारियों के साथ बैठक करते तो कभी घायलों से मुलाकात करते। सीएम धामी मौके पर जाकर हवाई सर्वे और राहत बचाव कार्य का लगातार अपडेट लेते दिखे। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सीएम धामी हर अपडेट दे रहे हैं। जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज़ हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अतुल चौहान हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल चौहान, आखिरकार कई घंटों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो खत्म हुआ है, क्या अपडेट है? और क्या जो घायल हुए हैं या जो जिनकी मौत हुई है उनको परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद दी जा रही है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी समाप्त कर दिया गया है और जो घायल हैं उनमें से अधिकतर घायलों का जो है जोशीमठ में उपचार चल रहा है। 2 घायल जिनकी क्रिटिकल स्थिति, उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में लाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक घायल की स्थिति वहां नाजुक बनी हुई है, क्योंकि बर्फ़ में दबे होने की वजह से उसकी दोनों टांगें जो हैं वो काम अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हैं। अभी जो आधिकारिक सूचना आई है उसके अनुसार मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी के साथ में फ़ोन पे बातचीत करी है और मुआवजा राशि की घोषणा करने की बात कही है, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो लास्ट श्रमिक था उसकी डेड बॉडी मिली है और जो श्रमिकों का जिन श्रमिकों की डेड बॉडी मिली है उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी अतुल चौहान, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रेस्क्यू खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना की टनल में 9 दिन से फंसे 8 लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। सवाल यह है कि बचे हुए लोगों को जिंदा लौटने का चांस क्या है? क्या उन्हें बचाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक सिर्फ 4 लोगों के ठिकाने का पता चल पाया है। 4 के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच टनल के अंदर से आ रही तेज बदबू से भी कई आशंकाएं पैदा हो रही हैं। नागर कुरनूल की सुरंग में फंसी 8 जिंदगियां। नौवें दिन भी लापता की तलाश। बाईस फरवरी को तेलंगाना के नागर कुरनूल में इस सुरंग की दीवार ढह गई थी। तब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को निकाला नहीं जा सका। टनल में इंजीनियर समेत 8 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू टीम ने इनमें से 4 लोगों के ठिकाने का पता लगा लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक निकाल नहीं पाई है। बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में बढ़ता हुआ जल स्तर है। सुरंग के अंदर पानी और सिल्ट लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। SCCL, NDRF और रेड माइनर्स की टीम हाथ से सिल्ट हटाने में जुटी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए 3 5 HP मोटरों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है।
जबकि सुरंग के बाहर गाद निकालने के लिए लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। फंसे लोगों की तलाश के लिए नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि मिट्टी में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। लेकिन इस बीच टनल के अंदर से आ रही अजीब बदबू की वजह से कई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। जहां से बदबू आ रही है वहां पर सिल की मोटाई करीब 9 फीट है। ऐसे में सवाल है, क्या टनल में फंसे लोग अभी तक जिंदा हैं? इस सवाल के जवाब में 1 मार्च को सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इसकी संभावना मात्र 1% ही है, यानी सिंचाई मंत्री को भी कुछ अनहोनी की आशंका है। इन्हीं आशंकाओं के बीच उस्मानिया मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सुरंग के पास तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने सुरंग के पास लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।